आधी रात हो चुकी थी। भयानक हवा, बारिश, बिजली, गरज, मानो कि आसमान हिल गया हो। और इस तरह का भयानक खतरा मंडरा रहा था गोदावरी पल्ली गांव के ऊपर। तभी भी अनामिका डरी नहीं। उसने बिस्तर पर सो रहे अपने पति को प्रणाम किया और उसके पैर छूकर दुख के साथ कहने लगी, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे पता है आप मुझसे बहुत प्यार करते, पर जब से डॉक्टर ने कहा कि मैं आपको बच्चे का सुख नहीं दे सकती हूँ, तब से देखा है आप बहुत दुखी हैं। मैंने देखा है आप बच्चों की तरह रोते हैं, ताकि अब आपका सारा दुख दर्द दूर हो जाए। मैं आपसे बहुत दूर जा रही हूँ। इतना कहकर वो अपने आंसू पोंछती है। फिर रमेश के सर के पास आती है और आके उसके सर को चूमती है और दुखी होकर कहने लगती है, शायद ये आखिरी बार जब मैं तुम्हें चूम रही हूँ। इतना कह के वो कुछ कपड़े एक बक्से में भरती है। फिर वो बेडरूम से हॉल में आती है। हॉल में शारदा और प्रसाद बहुत चिंतित थे और बहुत रो रहे थे। वो अपनी सासू माँ शारदा को पकड़ लेती है और चुपचाप रोने लगती है। शारदा भी बहुत रोती है। सासू माँ, पिताजी, मेरे पति का अच्छे से ख्याल रखिएगा। उनकी फिर से शादी करा दीजिएगा और पोता पोती के साथ आप लोग खेलिएगा। क्या तुम हमसे नाराज हो अनामिका? नहीं सासू माँ, मैं तो खुद से ही नाराज हूँ। खुद को देखकर मुझे खुद पर ही तरस आता है। देखो बहू, स्त्री का जन्म लेना वास्तविक अर्थ है कि माँ बनना और माँ कहलाना। पर सासू माँ, मैं इन शब्दों के लिए नहीं बनी हूँ। ना मैं माँ बन सकती हूँ, ना मैं माँ कहला सकती हूँ। और फिर जब आपने कहा कि किसी और के खून को आप वंश के रूप में नहीं मान सकते, तब मैंने ये घर छोड़ने का फैसला लिया। इस बक्से में क्या है बहू? कपड़े हैं सासू माँ। जरा खोल के दिखाना। अनामिका बिना कुछ कहे बक्सा खोल के शारदा को दिखा देती है। उसमें कपड़ों के सिवा कुछ भी नहीं था। माँ जी, जब मैं माँ ही नहीं बन सकती तो पैसे गहने लेकर मैं क्या करूँगी? आप ही बताइए ना माँ जी। शारदा कुछ जवाब नहीं देती है, अपना सर झुका लेती है। प्रसाद जाके दरवाजा खोल देते हैं। अब घर से विदा लेने से पहले अनामिका आखिरी बार के लिए पूजा रूम में जाती है। देवी लक्ष्मी के सामने अपना हाथ जोड़ के आंखों में आंसू लेकर वो कहती है, देवी माँ लक्ष्मी, ये शायद आखिरी बार है जब इस घर में आपको मैं प्रणाम कर रही हूँ। क्योंकि मैं माँ नहीं बन सकती, इसीलिए मेरे सास ससुर नहीं चाहते कि मैं यहाँ रहूँ। अब मैं जा रही हूँ, लेकिन आप मेरे पति का अपने बेटे की तरह ख्याल रखिएगा। इस तरह प्रणाम करके अपना पुराना बक्सा लेके उस घर से बाहर निकल आती है। जल्दी से उसके सास ससुर दरवाजा उसके मुंह पे ही लगा देते हैं। अनामिका के आंखों के आंसू बारिश के पानी में धुल गए। अपने हाथों में बक्सा उठा के बारिश के पानी में भीगते भीगते अनामिका ऑटो वाले रघु के घर पहुंचती है। वो दरवाजा खटखटाती है। घर के अंदर ऑटो ड्राइवर रघु बिस्तर पे सो रहा था। फिर अनामिका जोर से लात मारती है। जोरों की आवाज सुन के रघु हड़बड़ा के नींद से जगता है। वो जल्दी से घड़ी देखता है। तब रात के 2:30 बज रहे थे। बड़े चिड़चिड़ाते हुए वो उठ के आता है और दरवाजा खोल के देखता है। तभी बिजली चमकती है जोरों से और उस रोशनी में अनामिका दिखती है। बस रघु का पूरा नींद वहीं उड़ जाता है। वो परेशान हो जाता है। मालकिन, आप इस वक्त यहाँ क्यों आई है? रमेश बाबू को पता है कि आप बाहर निकली है? उन्होंने नहीं देखा? ऑटो से मुझे गांव के अंत में जाके छोड़ के फिर वापस आ जाना। ऐसे वक्त में आप वहाँ क्यों जाना चाहती है मालकिन? वहाँ तो एक मौत का कुआं है। कई लोगों ने वहाँ अपनी जान भी दी है। तुम ऑटो लेके चलोगे या फिर मैं पैदल चली जाऊं? रुकिए मैडम, मैं ऑटो की चाबियां लेकर आता हूँ। ऐसा कह के वो जल्दी से अंदर जाता है और अपने फोन से रमेश को फोन लगाता है। रमेश खुशी खुशी अपने बिस्तर पे आराम से सो रहा था। अब जब फोन बज उठा तो बहुत ही मशक्कत के साथ नींद में ही वो फोन उठाया। हेलो, ऐसे वक्त में कौन है? मालिक, मैं ऑटो ड्राइवर रघु। रघु, इस टाइम तुमने मुझे क्यों फोन किया? अनामिका मालकिन मेरे घर आई है। वो मुझे मौत के कुएं के पास लेके जाने को कह रही है। ये सुनकर वो जल्दी से बगल में देखता है, वहाँ अनामिका नहीं थी। वो जल्दी से अपना फोन लेता है और दौड़ के जाता है बाथरूम में देखने के लिए अनामिका को। अनामिका नहीं थी। वो जल्दी से हॉल में आता है। हॉल में भी अनामिका नहीं थी। फिर वो किचन में जाता है, वहाँ भी अनामिका नहीं थी। वो अपने माँ पिताजी को बुलाता है। वो भी कहते हैं कि उन्होंने उसे नहीं देखा। फिर वो समझ जाता है कि रघु ने जो कहा वो सच था। ठीक है रघु, उसे मत बताना कि तुमने मुझे बताया है। उसे मौत के कुएं के पास ले जाओ, मैं पीछे से आ रहा हूँ।
ऐसा कह के फोन रख देता है। फिर गाड़ी की चाबियां लेकर वो उस गांव के मौत के कुएं के पास जाने लगता है। अनामिका ऑटो में बैठ जाती है। ऑटो बारिश में उस मौत के कुएं की तरफ जाने लगती है। 10 मिनट के अंदर वो ऑटो पहुंच भी जाती है। अनामिका जब वहां से ऑटो से उतर रही होती है तब तक उसके पति रमेश वहां पहुंच गया था। रघु ऑटो लेके वहां से चला जाता है। आओ अनामिका, हम दोनों एक साथ यहाँ आत्महत्या कर लेते हैं। आप क्यों कहना चाहते हैं? मैं संतान को जन्म नहीं दे सकती हूँ, आप तो नहीं। अरे अनामिका, मुझे बच्चे ना हो तो भी चलेगा, पर मुझे अनामिका चाहिए। तुम मेरी जान हो, तुम मेरी जिंदगी हो। तुम्हारे बिना मैं कैसे जिंदा रह सकता हूँ अनामिका। आपके संतान नहीं हो रहे इसलिए आपके माता पिता मुझ पे बहुत नाराज है, जो मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ। वैसे भी हम यहाँ मरने के लिए आए हैं, फिर सारी समस्या खत्म हो जाएगी। तुम मर जाओगी तो तुम्हारे बिना तो मैं जिंदा नहीं रह सकता हूँ। तो चलो हम दोनों साथ में मर जाते हैं। ऐसा कहकर जब रमेश अनामिका का हाथ पकड़ के कुएं में कूदने ही वाला था, तभी वहां देवी लक्ष्मी प्रकट होती है। उनकी रोशनी से वो उन दोनों को कुएं में गिरने से बचा लेती है। वो दोनों देवी माँ को देखते हैं, फिर देवी लक्ष्मी को वो प्रणाम करते हैं। पति पत्नी का रिश्ता सिर्फ एक साथ जीना ही नहीं होता है, एक साथ मरना भी होता है। ये बात तुम दोनों ने साबित कर दिया। तुम दोनों की जान देने की वजह सिर्फ अनामिका माँ नहीं बन पा रही है, इसलिए मैं तुम लोग की संतान होके जन्म लेना चाहती हूँ। इतना अधिकार मेरे पास है, इसीलिए मैं अनामिका की बेटी होके जन्म लूंगी। ऐसा कहकर देवी माँ रोशनी का आकार लेके अनामिका के शरीर में समा जाती है। वहां से अनामिका और रमेश गाड़ी में बैठ के घर लौट आते हैं। कुछ दिनों के बाद रमेश और अनामिका का एक पुत्री संतान होती है। उस पुत्री संतान को लेके रमेश और अनामिका बहुत खुश होते हैं। ये कहानी अगर आपको पसंद आई तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। क्योंकि वो अनामिका को पसंद नहीं करता था और अनामिका उसकी जीवन साथी बनकर उसकी जिंदगी में आ गई, तो उसे देखते ही रमेश को बड़ा गुस्सा आता था। सिर्फ अपने माँ पिताजी के कारण वो अनामिका को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया था। अब वो गर्भवती है, कमजोर है, उसे आराम की जरूरत है। ये जानते हुए भी वो एक छड़ी लेके हॉल में खड़ा हो जाता था और उससे घर का सारा काम काज करवाता था। अनामिका भी खुशी खुशी घर का सारा काम काज करती थी। रमेश ने गौर किया और फिर वो गुस्से से कहने लगा, ए अनामिका, रुको। मैं तुम्हें धमकी दे रहा हूँ, छड़ी दिखा के डरा रहा हूँ, तुमसे जबरदस्ती घर का सारा काम काज करवा रहा हूँ, फिर भी तुम दुखी नहीं हो, तुम रो नहीं रही हो। तुम्हारे हाथ पैर दर्द नहीं करते? नहीं जी, मुझे तो बहुत खुशी हो रही है, मैं आपको बता नहीं सकती। इस खुशी के पीछे की वजह क्या है? मेरे पति बिना पलके झपका के मेरे सामने है और मुझे ही देखे जा रहे हैं। इससे ज्यादा खुशी और क्या हो सकती है बताइए। सिर्फ उतना ही नहीं, आप ना चाहते हुए भी पति का प्यार दिखाया है। मुझे माँ बनने का इतना अच्छा मौका दिया है आपने। इससे ज्यादा खुशी की बात और मेरे लिए क्या हो सकती है बताइए। एक बात सुन लो, मैंने जो कुछ भी किया है ये तुम्हारे लिए नहीं, अपने माँ पिताजी की खुशी के लिए किया है। चाहे जो भी हो, मैं इस बात से बहुत खुश हूँ। ऐसी खुशी जिंदगी में पहली बार आई है। पहले ही आपने एक पुत्री दिया और फिर से ये। और बताइए, मुझे जिंदगी में इससे ज्यादा क्या चाहिए। मैं तुम्हारी ये खुशी बिल्कुल नहीं देख सकता हूँ। तुम्हें मेरे सामने रोना होगा। कैसे रोना है? जोर जोर से रोना है या फिर ऐसे रोना है कि मेरा दिल ही बाहर निकल आए? आप ही बताइए, मैं वैसे ही रोऊंगी। मुझे अमीर लड़की से शादी करके उसे अपनी पत्नी बनाना था और मुझे आखिरकार तुम्हारी जैसी एक गरीब लड़की से शादी करनी पड़ी। मैं रो रहा हूँ तो मैं तुम्हें भी रुलाऊंगा। वैसे भी अभी मेरे माँ बाप यहाँ पे है भी नहीं। वैसे भी वो इतनी जल्दी वापस नहीं लौटेंगे। वो अपनी पोती को लेकर मंदिर के दर्शन के लिए गए हैं। आपके पास अभी समय है। आप रुलाना चाहते तो रुला लीजिए, नहीं तो माँ पिताजी लौट के आएंगे, फिर आप मुझे ठीक से रुला नहीं पाएंगे। फिर चाहे कुछ भी कर लीजिए, मैं नहीं रोऊंगी। अनामिका की ऐसी बातें सुन के रमेश गुस्सा करके घर से बाहर चला जाता है। अनामिका घर का सारा काम काज खत्म कर लेती है, फिर इंतजार करने लगती है कि पति रमेश लौटने पे साथ में बैठ के खाना खाएंगे। आधे घंटे के बाद बाइक की आवाज आती है तो उसे लगता है कि रमेश लौट आए हैं, तो जल्दी से जाके वो दरवाजा खोलती है। बड़े स्टाइल से रमेश घर लौटा और नुपुर नाम की एक अमीर लड़की को अपने साथ ले आया। नुपुर अनामिका को देखते ही कहती है, प्रसाद, ये गर्भवती लड़की कौन है? रमेश ज्यादा कुछ सोचा नहीं और जल्दी से कहा, बेबी, वो हमारी नौकरानी है। अब तक उसने हमारी सेवा की थी, अब से वो तुम्हारी भी सेवा करेगी। पर
उसे तो देखकर नहीं लग रहा है कि वो घर की नौकरानी है। फिर इस बीच में अनामिका घुसकर मजाक में कहने लगती है, वो कैसे हो सकता है, क्योंकि वो तो आपके चेहरे पे दिख रहा है। अनामिका कहकर हंसने लगती है। ये सुनकर नुपुर को बड़ा गुस्सा आ जाता है। वो आके अनामिका को कस के एक थप्पड़ लगा देती है। फिर अनामिका को भी गुस्सा आया। वो कुछ सोची नहीं और जाके नुपुर को एक लगा दी। फिर नुपुर रोते रोते कहने लगती है, मिस्टर रमेश, अगर आप चाहते हैं कि आपकी पत्नी बन के इस घर में आऊं, तो पहले आप इस औरत को इस घर से बाहर निकालिए। मेरे सास ससुर मंदिर दर्शन करके जब तक लौट नहीं आते, आप मुझे इस घर से बाहर नहीं निकाल सकते हैं। मैं इस घर की बहू हूँ, मेरी एक बेटी है और फिर से एक बच्चा मैं जन्म देने वाली हूँ। उसकी सारी बातें नुपुर सुनती है। फिर वो गुस्से से कहने लगती है, देखो रमेश, अगर तुम चाहते हो मेरी तरह अमीर लड़की तुम्हारी पत्नी बने, तो तुम भी एक घटिया औरत के पति नहीं रह सकते हो। अगर तुम चाहते हो कि तुम मेरे पति बनो, तो तुम्हें इस औरत को पूरी तरह से छोड़ के आना होगा। ऐसा कह के नुपुर वहाँ से चली जाती है। रमेश को बहुत गुस्सा आता है। वो अपनी पत्नी को बहुत पीटता है। फिर उसे एक कमरे के अंदर डाल के बाहर से ताला लगा देता है। अनामिका जमीन पे गिर के बहुत रोती है। पानी के लिए तिल तिल वो तड़पने लगती है। ठीक उसी वक्त प्रसाद और शारदा अपनी पोती को लेकर रेलवे स्टेशन के बाहर ऑटो के लिए इंतजार कर रहे थे। प्रसाद के हाथ में एक कागज था जिसमें अनामिका की तस्वीर छपी हुई थी और नीचे लिखा हुआ था कि उसने 25 करोड़ रुपए जीता है। ये देखकर वो दंपति बहुत उत्साहित हो जाते हैं। ऑटो में बैठकर वो कह रहे थे कि अनामिका उनकी बहू है, रमेश की पत्नी है, इसलिए वो बहुत खुश है। और इसी तरह की बातें करते हुए वो घर आ रहे थे। उधर 10 मिनट के बाद रमेश घर लौट आता है। अनामिका पानी पानी करके चिल्लाती है, पर वो परवाह नहीं करता। मैं तुम्हें पसंद नहीं करता हूँ, फिर भी तुम मेरी जिंदगी में आई। अब जो जिंदगी में चाहता हूँ वो भी जीने नहीं दे रही हो। जब तक तुम्हें पूरी तरह से जिंदगी से ना निकालो, मुझे चैन नहीं मिलेगा। वैसे भी घर में माँ पिताजी अभी है नहीं। अगर मैं अभी कुछ भी करता हूँ तो मुझसे पूछने वाला भी कोई नहीं है। वो बहुत कमजोर थी। जब उसकी इस तरह की बातें सुनती है, वो हिम्मत जुटाते हुए बहुत कष्ट से कहती है, ईश्वर देख रहे हैं, वो मुझे आके जरूर बचाएंगे। जब इधर अनामिका बहुत ही तकलीफ के साथ ऐसी बातें कर ही रही थी, वो अनामिका का कार लेता है और तेजी से चला के रेलवे स्टेशन की तरफ जाने लगता है। उधर ऑटो में बैठ के प्रसाद, शारदा और उनकी पोती रेलवे स्टेशन से घर लौट रहे थे। रास्ते में वो देखते हैं उनका बेटा बहुत तेजी से गाड़ी चला के रेलवे स्टेशन की तरफ जा रहा है। अजी, हमारा बेटा तो रेलवे स्टेशन की तरफ जा रहा है। वही तो। अरे बाबू, ऑटो घुमाओ जरा और उसके पीछे पीछे चलो। उनके बातों के अनुसार ऑटो वाला भी ऑटो घुमा के उस गाड़ी के पीछे पीछे जाने लगता है। फिर वो कार एक सुनसान जगह पे पहुंचती है और गर्भवती अनामिका को ले जाके वो रेलवे ट्रैक पे सुला देता है। उसके हाथ एक रस्सी से बांध रखा था और नुपुर एक पेड़ के पीछे खड़ी होकर ये सब कुछ देख रही थी। इस बीच एक ट्रेन आ रही होती है। प्रसाद, शारदा और उनकी पोती तब तक वहाँ पहुँच जाते हैं। माँ को उस हालत में देखकर श्री चिल्लाकर कहती है, माँ, माँ। चिल्लाते हुए वो भागकर अनामिका के पास जाती है। भले ही रमेश को अपनी पत्नी से कोई लगाव ना हो, पर बेटी को उस तरह देखकर उसका दिल दहल जाता है। जल्दी से आके वो अपनी बेटी और अनामिका का जान बचाता है। अरे बेटा, तुम्हें अमीर पत्नी चाहिए थी ना? देखो, ये देखो। शारदा लाके वो अखबार उसके हाथ में देती है, जहाँ लिखा हुआ था कि अनामिका 25 करोड़ रुपए जीती है एक लॉटरी में। ये देखकर वो बहुत उत्साहित हो जाता है। तब जाके रमेश को अपनी गलती का एहसास होता है और वो अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगता है। ये कहानी अगर आपको पसंद आई तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।